I think recording has started now. So we were talking about how to evaluate growing population. It's no more needed. Like you look at Europe, you look at America, their total population growth rate is zero. Zero mean number of deaths per year and number of births, that's equal. Because numerical or number game is no more there. It's about quality, not quantity. You look at Israel, one excellent example which you can quote to win your argument, I mean, इसराइल की टोटल आबादी ज्यूज की टोटल आबादी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ है, 15 मिलियन पीपल। एक तरफ 15 मिलियन पीपल और एक तरफ मुसलमान है जो 1.5 बिलियन है। वो 1.5 करोड़ ने 1.5 अरब को नचा के रखा हुआ है, बिकॉज दे हैव गॉट क्वालिटी। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है, ये आपने कल लिखवाई थी स्टेटमेंट ऑल्दो ओवर द 7 decades इन पाकिस्तान हिस्ट्री, तो सर अगर हम इसको ऑल्दो को ना लिखें, आपने कहा था इसको लिखें क्योंकि ये हो जाता है। नहीं, मैंने कहा था हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर 2 मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे। पहले सेंटेंस में आप सूरत हाल बयान कर देंगे कि जी सूरत हाल बहुत खराब है, 70 साल हो गए, लिटरेसी रेट, लिटरेसी लेवल बोथ आर वेरी लो, ये प्रायोरिटी नहीं है। दूसरे फिक्रे में आप लिखते हैं बट इफ वी टेक war footing grounds measures to improve the situation, there is every possibility that things can be made much more better. ये भी तरीका हो सकता है। although लगाना कोई हदीस नहीं है। जी सर, अगर हम although लगाते हैं तो उसके साथ फिर हमें एक सपोर्टिंग सेंटेंस भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बिल्कुल अगर पाकिस्तान में जी बिल्कुल है, अगर पाकिस्तान में तालीम की शरह बहुत कम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस ऑल्दो को चाहिए होगा मेरे ख्याल में सर। इस वजह से मैं कंफ्यूज था। नहीं, ठीक हो गया, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑल्दो लगाएं। जी सर, थैंक यू सो मच। सर ये ऑल्दो और दो के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम ये थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं? ज्यादा तो देखें ना, अब अगरचे को आप उर्दू में कितने और लफ्ज लेके आएंगे, आप ना लगाएं ऑल्दो, मैंने तो आपको कह दिया है। आप कह सकते हैं कि करंटली सो फार द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड विच इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बट एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। सर ये ऑल्दो और दो में फर्क कोई फर्क नहीं है। ऑल्दो जरा स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड है, दो ज्यादातर। जी मैं क्लास लेने आया था आज, तो वो एकेडमी कह रही थी कि अभी जमशेद साहब से इजाजत नहीं मिली। वो नहीं, वो आप जमशेद साहब से यार राब्ता कर लेते ना, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम से। चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर ऑल्दो के अलावा हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? नहीं देखिए, मैंने जिस तरह से कहा, आप एक फिक्रा लिख के बट कह के दूसरे फिक्रे को उसे जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया है। सर थोड़ा सा गाइड कर दे, ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उसमें जिस तरह ये थीसिस में 3-4 सेंटेंसेस के होते हैं वो वहां सेंड कर दें, आपको आसानी रहेगी चेक करते हैं। हाँ, आप फेसबुक पे किया करें। फेसबुक पे ये होता है कि एक तरफ वो खुल जाता है आपका लिखा हुआ और दूसरी तरफ मैं उसको चेक कर लेता हूँ। बेहतर सर, यानी उसका फीडबैक दे लेता हूँ। और करंटली आप लोगों ने अब ऐसे नहीं पूरा लिखने की कोशिश करनी, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस वन थिंग एंड दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। सो राइट एज मेनी एज यू कैन। एजुकेशन पे लिखें, आज हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इस पे लिखें, इकोनॉमी पे लिखें, अपने तौर पे लिखें। और मैं आपको एक और लीवरेज दे देता हूँ, आप में से शायद कुछ लोग हंस पड़े, आप उर्दू में लिख लें लेकिन आप उसके आदी हो। यानी उर्दू में लिखते हुए क्या होगा कि आपका फ्लो ऑफ थॉट नहीं रुकेगा, फ्लो ऑफ वर्ड्स नहीं रुकेगा। क्योंकि जब आप इंग्लिश में जाते हैं तो 2 चीजों से आपकी कह लें कि सामना होता है। एक चीज ये होती है कि आप लैंग्वेज सोच रहे होते हैं, दूसरी चीज ये होती है कि आप अपना आइडिया को रिदम में ला रहे होते हैं। तो उर्दू में लिखते हुए
कोई ऐसी बात नहीं, उर्दू में लिख लिया, चेक कर लिया, फिर क्या करें, फिर अपनी ही उर्दू में लिखी हुई स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सर ये आप बेहतर एन एक्सीलेंट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सर ये आप बेहतर फरमा रहे हैं कि अगर सब इवैल्यूएशन हो जाए ना, फिर हौसला अफजाई हो जाती है कि क्या कौन सी गलतियां हैं, ताकि मजीद बंदा अपने आप को करेक्ट कर सके। आपने मेरी बात को बेटा पूरा फॉलो नहीं किया। मैंने कहा कि पहले उर्दू में लिख के ना, फिर खुद से ही उसको ट्रांसलेट करें। आपने पूरी बात मेरी सुनी? जी सर, बेहतर है। फिर खुद से ही उसको ट्रांसलेट करें। एक तो आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी और दूसरा आपकी तहरीर रिफाइन हो जाएगी। बेहतर सर। सर ये जैसे थीसिस स्टेटमेंट की आपने कहा प्रैक्टिस करें, तो इंट्रोडक्शन जो है, जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये तो 2-3 सेंटेंसेस पे खत्म हो जाती है जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लंबा होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम कितना लिखें? लेट मी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने जिस तरह आपसे कहा कि एक पहला फिक्रा, एक या दो फिक्रे आप इंट्रोडक्शन से हटके भी लिख सकते हैं। जनरल से मेरी क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे एक स्टाइल जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं और आपने नहीं करना, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मसलन हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो सीधा पॉपुलेशन ग्रोथ को हिट करते हैं। उसको हिट ना करें, एक जनरल सेंटेंस लिखें कि दुनिया जब से बनी है, दुनिया के हालात को अगर हम देखें, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं, मुआशी भी हैं, सियासी भी हैं, माहौलियाती भी हैं। और अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो पता ये चल रहा है कि एट द कोर ऑफ एवरी इशू देयर इज वन प्रॉब्लम एंड दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप जनरल से पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ आ गए, फिर उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखिए। तो एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। आपका क्वेश्चन वैलिड है। इसका इन बातों का हल पता क्या है? देखिए, सुनिए प्लीज। You should be honest to yourself. I should be honest. I must be honest to you people. And requirement of honesty is only one thing. कि आप लिखें। देखें, मैं इस कमरे में बैठा हूं। Is it possible कि इस कमरे में बैठ के मैं आपको यह सिखाऊं कि ड्राइविंग क्या होती है? या मैं आपको यह सिखाऊं कि क्राउड से जब आपका एक वक्त में 5 लोगों से वास्ता पड़ जाए तो आपने कम्युनिकेट कैसे करना है? ये पता उसी वक्त चलेगा जब मैं आपको लेके आपकी गाड़ी, आप ड्राइविंग सीट पर होंगे, मैं साथ वाली सीट पर बैठा हूंगा, मैं तब ही आपको गाइड कर सकता हूं कि भाई अब क्लच को आहिस्ता छोड़ें, अब ब्रेक लगाएं, अब थोड़ी रेस बढ़ाएं, एटसेट्रा। ये एग्जांपल मैंने इसलिए की है कि ड्राइविंग भी ABC से शुरू होती है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। सेम इज द एग्जाम्पल ऑफ एसे राइटिंग। देखिए, बड़ी माजरत के साथ, सब लोग मेरे कुलीग हैं जो ये काम करते हैं, मैं सिर्फ अकेला तो नहीं करता, लेकिन जो एक हर्डल रह जाती है ये, अच्छा फिर ये बात भी मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने खुद ऑब्जर्व की, मैंने एक्सपीरियंस की, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको कहा कि आप लोगों की जितनी एज है, मुझे इतना अरसा पढ़ाते हुए गुजर गया कि वो लोग क्या करते थे कि वो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते थे। मैंने बहुत शुरू में आप लोगों को इवन अपनी मिसाल दे दी थी कि मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, लेकिन मुझे लिखते हुए कोई 7-8 साल हुए। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो ही मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया। आई एम नॉट अ प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज, आई एम नॉट अ प्रोफेसर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, बट आई एम अ राइटर। I have written on all the possible topics: critical, political, economic, environment, population, developmental, etc. वर्ल्ड डेज, कोई वर्ल्ड डे आता था कि जी आज जंगलात का आलमी दिन है, इस पर लिखें, आज पानी का आलमी दिन है, इस पर लिखें, आज आबादी का आलमी दिन है, इस पर लिखें, आज बच्चों के एजुकेशन का आलमी दिन है, इस पर लिखें। तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया तब ही मुझे पता चला कि एज ए राइटर आपको क्या डिफिकल्टी होती है, और उसका मैंने आपको बताया कि एक ही हल है कि आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब आप में से शायद को कह सकता है, जिस तरह से आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है
कि जी ये इस बंदे ने ये पोजीशन ली है तो आइए इससे बात करते हैं। अब देखिए, मैंने भी यूनिवर्सिटी 2 दफा टॉप की है, क्विज प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान टॉप किया हुआ है। अब जब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, वो मेरी लर्निंग और थी। अब एज ए टीचर मेरी लर्निंग एज ए एग्जामिनर भी है कि अच्छा यार कौन सा बच्चा क्या लिखता है तो वो फेल हो जाता है। तो वो ऑब्जर्व करते हुए फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये चीज आपको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदे को कोविड होता है, वो उससे बहाल होके बाहर आ जाता है, घर आता है, तो आप उससे पूछते हैं तो वो अपना ही एक्सपीरियंस आपको बताएगा ना, जी मैं गर्म पानी पीता था, मैं कहवा पीता था, मैं लेमन पीता था। Why don't you consult that डॉक्टर जो 50 मरीजों को ठीक कर चुका है? देखिए ना, तजर्बे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तजर्बा सबसे महंगा उस्ताद होता है। क्यों? तजर्बा सीखते हुए आप गलतियां की होती हैं आपने। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 100 मुश्किलों का एक ही हल है और है राइटिंग प्रैक्टिस। अब आप देखिए, जब आपने पहला लिखा, जब आपने दूसरा पैरा लिखा, जब आप तीसरा लिखेंगे, पांचवा, अच्छा गो, ये इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है, इसमें थोड़ा सा वर्टाइगो है, इसमें एक चक्कर आता है कि यार ये देखो हम आसानी के लिए गए थे टीचर के पास, इसने हमें किस काम में डाल दिया यार, पहले हमें सिखाता तो सही, पहले हमें पढ़ाता तो सही। ना ना बाबा ना, मैंने आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल शेयर कर दी थी कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग वन पर्सन, टेकिंग him or her to a language laboratory and teaching the one sentences, vocabulary, idioms, pronunciation, instead of this English language कहती है कि आप उसे उस एटमॉस्फेयर में धकेल दें। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, एक बंदा यहां पर पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी, टॉप की एकेडमी, टॉप के टीचर के पास चला जाए और 1 साल लैंग्वेज सीखता रहे, उसके मुकाबले में आप एक बंदे को बर्तानिया भेज दें जो वहां पर कोई जॉब करे, सड़कों पर घूमता फिरता रहे, लोगों से बात करे, साल के बाद इकट्ठा कीजिएगा जो बर्तानिया रह के आया होगा उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो चुकी होगी। सेम इज द एग्जाम्पल हेयर। देखिए, आप ये देखिए कि आप जब लिखते हैं, मेरा काम बढ़ता है, मुझे ऑनलाइन होना पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, किसी की तस्वीर दूर से होती है ली हुई, किसी की करीब से होती है, मैं उसको जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, पढ़ता हूँ, दूसरे बॉक्स में जाता हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ, तो मेरी भी तो फटीग बढ़ती है ना। लेकिन हल यही है, हल यही है, ये मेरी बात याद रखिएगा। इफ आई एम अ डाइंग मैन और आप मेरे से पूछे कि जी निचोड़ बताएं, निचोड़ बताएं, कोई एक कुलिया बता दे कि जी मैं ये इंग्लिश, अच्छा फिर आप इस साल का भी डाटा ले लें, 90% के करीब लोग ऐसे में फेल होते हैं। और इसमें आपका लगता क्या है बाय द वे? 1 घंटा एक दिन में, 1 घंटा बस आपसे मांग रहा हूं पर डे, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नॉट एनीथिंग एल्स, दैट्स इट। उसके बाद आपका वो टेम्परामेंट, और फिर एग्जाम में आपने लिखना ही तो है। ये राइटिंग पावर, ये राइटिंग प्रैक्टिस, ये राइटिंग की जो कैपेबिलिटी है, इसने आपको बाकी तमाम पेपरों में भी पे करना है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें भी आपने एग्जामिनर की अटेंशन, कोल्ड वॉर सबको पता है, रूस और अमेरिका में हुई थी, सबको पता है किन बातों पे हुई थी। अच्छे नंबर कौन लेगा? जो अच्छे तरीके से उसको डिपिक्ट करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, और वो कैसे करते हैं? आप अपनी राइटिंग से करते हैं। आइए अब आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। सर एक क्वेश्चन नहीं, बस है छोटा सा। नहीं, नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर क्वेश्चंस। एंड पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। पॉपुलेशन, वन ऑफ द ग्रेव concerns of the world. Long story short, I tell you the crux at the very beginning. जो वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं, जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, they agree on the fact that world is going towards its end. Unfortunately, वो ये समझते हैं कि दुनिया खत्म होने जा रही है। When they talk of
the possibilities or the ways it is going to be doomed, there are two ways. One is nuclear war. वो कहते हैं जी जाहिर है अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, चिरिंद परिंद अशरात पहाड़ तक पिघल जाएंगे, हर चीज खत्म हो जाएगी. सेकंड, they call environmental collapse of environment. Note this word or phrase, environment will collapse. Why will environment collapse? It is directly a result of population growth. Not simple growth, abnormal population growth is going to cause the end of the world, or might earth as well. हो सकता है पूरा अर्ज भी साथ तबाह हो जाए. Now, how to make such a tall claim, such a critical claim? The way I have just made a claim before you people, that according to scientists, according to philosophers, think tanks, intellectuals, world is going to end. You need to conceptualize, you need to visualize what I am going to say now. आपने इसको अपने तौर पे सोचना है. हम सब लोग, all human beings, we breathe 24/7. We breathe even when we are asleep. ये वर्ड नोट याद रखिएगा. एक होता है स्लीपिंग, और स्लीपिंग के साथ अगर आप ये लिख दें ना asleep, तो उसका मतलब भी स्लीपिंग ही होता है. होप कि ये आप लोगों को आइडिया पहले से होगा, नहीं तो मैं ये लिख देता हूँ. asleep मीनिंग वही है जो स्लीपिंग. ये अगर आप asleep लिखेंगे किसी जगह तो फिर जरा आपका इंप्रेशन अच्छा आता है. While we breathe, जब हम सांस लेते हैं, we produce CO2. मैंने अभी सांस ले रहा हूं, जो बाहर मैंने गैस निकाली है वो CO2 है, और जो मैंने इनहेल की है वो ऑक्सीजन है. अग्रीड? अब हो क्या रहा है, मिसाल के तौर पे इस वक्त दुनिया की जो आबादी है, ये आप याद रखिएगा, अभी 11 जुलाई गुजरा है. 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है. सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, और आपको ये तो अंदाजा होगा कि वर्ल्ड डेज उन्हीं टॉपिक्स के मनाए जाते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, अहम होते हैं. दुनिया की आबादी 7 अरब 70 करोड़ है. 7 अरब 75 करोड़ कह लें आप, चले 70 करोड़. अच्छा, ये भी ज़हन में रखा करें कि हाउ टू राइट द फिगर्स. दिस इज कॉल्ड 7.7 बिलियन. 7.7 बिलियन. तो ये भी अहम होता है कि आपके ज़हन में रहना चाहिए कि आप लोग लिखते किस तरह से हैं. ओके, अब जो आबादी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1830 में 1830 वर्ल्ड पॉपुलेशन सिंपल 1 बिलियन थी. 1830 पूरी दुनिया के लिए बड़ा मीनिंगफुल ईयर है कि जी दुनिया की आबादी 1 अरब हो गई थी. अब आप यहीं पे रुकिए और सोचिए, रिलैक्स होके, चूंकि लेक्चर अपलोड हो जाएगा, कोई चीज स्किप होती है तो आपको मिल जाएगी. अगर वो 1 अरब थी 1830 में, अब 1830, 1930, 2000, यानी 190 साल पहले, जहां एक बंदा था, अब फिर वो आगे इमरान खान वाला जोक आ जाएगा कि वहां पर अब 7 शारिया 7 बंदे हैं.
हम उसे राउंड फिगर कर लेते हैं, 8 अरब कर लेते हैं। तो एक की जगह तकरीबन 8 लोग दुनिया में आ चुके हैं, एक की जगह 8। अब आप अपने जहन में एक ऐसा कमरा लाइए जिसमें आप लोग बैठे पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट। वहां पर एक कमरा है 10 बाई 6 फुट का, तो वहां पर पहले एक बंदा बैठा सांस ले रहा था, अगर वहां पर 8 बंदे बैठ जाएंगे तो सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड विच यू नीड टू राइट और स्पीक, सफोकेशन। सफोकेशन कैसे हुई कि दुनिया की आबादी इतनी बढ़ गई, उस कमरे की आबादी बढ़ गई कि वहां पर मौजूद ऑक्सीजन काफी नहीं रही। दिस स्पेसिफिक एलिमेंट और फैक्टर इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ। ये आप नोट कीजिए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ, कि यानी ये प्लैनेट अर्थ जो है ये कितने लोगों को कैरी कर सकती है। एक बस जा रही है, उस बस में सीटें फिल हो गई, फिर आपने लोगों को खड़ा कर दिया या जमीन पर बैठा दिया, फिर क्या करेंगे? फिर छत पर बैठा देंगे, लेकिन उसके बाद भी तो एक लिमिट है ना। या एक लिफ्ट में आप चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 12 लोग, तो जब 15 लोग आप हो जाएंगे तो वो फिर लिफ्ट जो है ऑपरेट नहीं करेगी। सेम इज द केस विद प्लैनेट अर्थ, कि इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है जो खत्म हो चुकी है। अब कहेंगे जी अच्छा, अगर खत्म हो चुकी है तो दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती? दुनिया खत्म हो जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप दुनिया के कुछ हिस्से देखिए कि जहां पर नेचर की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। फॉर इंस्टेंस साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आपको मैं अभी एक साइट बताऊंगा, आप वेदर जब चेक करते हैं पाकिस्तान का, लाहौर का, दुनिया की सबसे मशहूर साइट है एक्यू वेदर, तो उस पर जब आता है ना कि आज टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, तो साथ ही एक ना नया इंडिकेटर उन्होंने शामिल किया हुआ है, एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी का लिखा आता है पुअर, पुअर एयर क्वालिटी। मिसाल के तौर पे ओबामा जब इंडिया के दौरे पे आया तो न्यू दिल्ली में उसने तकरीबन 36 घंटे या कह लें 48 घंटे गुजारे। तो उसके साथ जो एक्सपर्ट आई थी उसकी टीम, उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव लॉस्ट सर्टेन आवर्स ऑफ योर लाइफ। उसने एक्सप्लेनेशन मांगी कि व्हाट डू यू मीन? ही वाज टोल्ड दैट यू हैव लिव्ड almost 2 days in the dirtiest city of the world. Dirtiest city of the world in terms of environment or air quality. अब उसको वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे शहर मौजूद हैं जिनमें से दिल्ली टॉप पे है, लाहौर भी उनमें आ गया है, कि वहां पर अगर आप अपना एक दिन गुजारते हैं तो उस दिन में जो आपने सारा दिन सांस लिया, जाहिर है सांस लेना पड़ता है, तो वो बड़ी खूबसूरत लेकिन भयानक तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि इट्स इक्वल टू स्मोकिंग 1 पैकेट ऑफ सिगरेट। लाइक इफ यू आर न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, and you are a visitor, by the end of the day you need to believe that you have smoked 1 packet of cigarette. Reason? Air found in those cities, in such cities, is so dirty, is that dirty that it is just like smoking. So you are not breathing, in fact you are smoking. Why? Because अब आपको ना अपने जहन में
एक शहर लाना होगा तस्वर में। आप एक शहर में, आप एक मार्केट को तस्वर में लाइए। आप एक मार्केट में जाते हैं, वहां पर मल्टी स्टोरी एक प्लाजा है, उसके सामने एक और प्लाजा है, फिर दुकानें हैं, और ग्रीनरी ना होने के बराबर है। शायद ही दरमियान में कोई एक पार्किंग लॉट बची हो जहां पर कोई 2-4 दरख्त होंगे और कुछ घास होगी। ऑक्सीजन वहां से आएगी, ऑक्सीजन वहां पर वहीं से आएगी जो हवा चल के सराउंडिंग के एरिया से आएगी। प्लस वहां पर लोग तो मौजूद थे ही थे, गाड़ियां आ गई। गाड़ी चाहे बिल्कुल सही उसका हेल्थ सर्टिफिकेट भी हो, फिर वो जब स्टार्ट होती है, जब उसका इंजन फंक्शन, वो हवा में छोड़ती रहती है गाड़ी। और अगर ये पाकिस्तान जैसा कोई शहर के मुल्क जैसा कोई शहर है, लाहौर जैसा या दिल्ली जैसा, तो वहां तो इला माशाल्लाह गाड़ियां यूं धुआं दे रही होती है कि जैसे तंदूर चल रहा है। वो एयर क्वालिटी को और डेंजरस कर देता है। नंबर 1, आबादी बहुत ज्यादा होगी। नंबर 2, वहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली कोई चीज नहीं थी। नंबर 3, जो ह्यूमन एक्टिविटी थी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो बहुत ज्यादा थी। नंबर 4 ये होता है कि हो सकता है उसके सराउंडिंग में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा हो, कोई फैक्ट्री लगी हुई हो, और वो फैक्ट्री अनहेल्दी या डेंजरस सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रही हो, कोयला जल रहा हो। ये टायर जलाते हैं कई फैक्ट्रियों वाले। मसलन आप कोयले को ही ले लें, आपको याद होगा जब ये आपके स्मॉग के दिन आने वाले होते हैं, जो कि फिर आने वाले हैं, तो हुकूमत क्या करती है कि भट्टा मालकान को कह के भट्टे बंद कर देती है। क्यों? उनकी चिमनियों में से वो कोयला जलाते हैं, वो कोयला स्टैंडर्डाइज नहीं होता और वो सारा फिजा में शामिल हो रहा है। Although you can say like this कि जी आप उन फैक्ट्रियों को, उन चीजों को कंट्रोल करें, उन गाड़ियों को मना करें, बंद कर दें, ये सब कुछ करने के बावजूद भी झगड़ा क्या है कि आबादी इतनी होगी है। मिसाल के तौर पे ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप बनाते हैं, ये कहां से आई है? ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सामने आई है। रेजिडेंशियल एरिया, फ्लैट कल्चर। रीजन क्या है कि इतनी जमीन नहीं बची। आई गिव यू अनदर व्यू। जरा सोचिएगा कि मुझे आप ये बताएं कि एक इलाका, एक सूबा, एक मुल्क जहां पर सालाना 50 लाख बंदा बढ़ता हो, कितना? 50 लाख। अब 50 लाख बंदा जहां बढ़ेगा, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? उसके लिए आपको घर चाहिए। सबके लिए नया ना सही, बहुत सारों के लिए नया चाहिए। उनके लिए आपको फूड चाहिए, उनके लिए आपको वाटर चाहिए, पानी, और सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने सांस लेना है, ऑक्सीजन भी चाहिए। बाकी बातें चले छोड़ दें, आप सिर्फ जगह की बात करें, जगह की। अब आप ज़हन में लाइएगा कि आप जब किसी ट्रेवल करते हुए ना, आज के बाद नोट कीजिएगा, जब आप किसी शहर से निकल रहे होते हैं या किसी शहर में एंटर हो रहे होते हैं ना, तो उसकी एंट्रेंस पर या उसके एंड पॉइंट पर जो ज़राई जमीन होती है, वहां कोई ना कोई कॉलोनी बन रही होती है, कोई ना कोई कॉलोनी। अब कॉलोनी क्यों बन रही होती है? आबादी बढ़ रही है। मैं आपको एक बड़ी और सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप अखबार उठाइए, आप टीवी के सामने बैठिए, आप देखिएगा जो कमर्शियल चलते हैं
या अखबारों में जो कमर्शियल छपते हैं उनमें से बड़ी तादाद पता किसकी होती है? हाउसिंग सोसाइटीज की। मैं यहाँ पे थोड़ा रुकता हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा फीडबैक और मुझे पता चले कि आप लोग मेरी बातों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसा है भी? यस तो कर दीजिए। जी सर, ऐसे नहीं मतलब लिखिए, समझ आ मैं रही थोड़ा है। चाह रहा हूं कि आप थोड़ा ब्रेक भी आ जाए ना। अच्छा, अब ओके, अब आप ये इमेजिन कीजिए कि वो वहां पर जो रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही होती है वहां पर पहले क्या हो रहा होता है? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, रेजिंग क्रॉप्स, सम काइंड ऑफ गार्डन, जामुन का बाग है, अमरूद का बाग है, यहां फसल उगी हुई है, गंदम है, चावल है, मकई है। अब वो जो फसल उगी हुई थी और जो बाग उगा हुआ था, वो बाग और फसल जो हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में सीखी है, वो आपको दो चीजें दे रहा था। एक फूड प्लस एनवायरमेंट, इनपुट ऑफ एनवायरमेंट। दरख्त जो होता है ना, इसकी कदर किया करें, यह आपको फल भी देता है, साया भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? उन जंगल, वो दरख्तों को काट दिया, उस फसल को वहां से खत्म कर दिया। उसकी जगह क्या आएगा? उसकी जगह आएगी सड़कें, उसकी जगह अब आ जाएंगे घर। तो वो एरिया सॉफ्ट से कंक्रीट में बदल जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। वहां से जितनी ऑक्सीजन आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ी मुश्किल ना हो रही हो, प्लस एक नया एलिमेंट शामिल कीजिए, वाटर, पानी। पानी जो हम जमीन में से निकाल के पीते हैं, ये जमीन के नीचे को अनलिमिटेड जखीरा नहीं है। ये कहां से आता है? बारिश होती है, बारिश का पानी जमीन में एब्जॉर्ब नहीं कहना आज के बाद आपने, परकुलेट, ये एक टेक्निकल वर्ड होता है जो लोग गलत लिख देते हैं। परकुलेट, एब्जॉर्ब वो होता है जो साइडों की तरफ जाता है, एब्जॉर्ब होता है नहर से, दरिया से साइडों की तरफ। पानी परकुलेट करके जमीन में जाता है, मट्टी में से गुजरते गुजरते जब वो नीचे पहुंचता है जहां वाटर रिजर्वायर है, तो वो रिफाइन हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, हम उसी को निकाल के पीते हैं। अब क्या होगा? अब तो बन गई सड़कें, अब तो बन गए घर, दरमियान में अगर थोड़ा सा ग्रीन प्लॉट आपने छोड़ा या कोई ग्राउंड आपने छोड़ी, वहां पर थोड़ा बहुत पानी जो है वो नीचे जाएगा, बाकी पानी नीचे अब परकुलेट नहीं करेगा। उसके नतीजे में फिर क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि पहले जब आप, जिसे आप कहते हैं ना बोर करना, आप मोटर लगाते हैं, आप नलका लगाते हैं, तो पानी निकल आता था 50 फुट पे, फिर वो गया 100 फुट, 150, 200। अब पाकिस्तान में देहाती इलाकों में 200-200 फुट तक पानी नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि एक तो पानी आप निकाल बहुत रहे हैं, पानी का मिसयूज भी आप करते हैं, प्लस पानी वहां पर मजीद नीचे जा नहीं रहा। अब अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा एग्जैक्टली कहां है, टेक द एग्जांपल ऑफ कराची। कराची में क्या आप खबर सुनते हैं? पानी माफिया, टैंकर माफिया, वाटर माफिया। वो माफिया क्या करता है? वो माफिया ये करता है कि यानी कराची शहर के अंदर आप मोटर लगा के, नलका तो छोड़ दे, आप जमीन से पानी निकाल लेंगे, इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि पानी नीचे खत्म हो चुका है। खत्म कहां से हुआ? ऊपर तो सारी बिल्डिंग्स ले आए आप, प्लाजे बना लिए आपने, सड़कें बना ली, हॉस्पिटल बनाए, जो भी बनाया, तो पानी खत्म हो गया। फिर आप क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं, शहर से बाहर से पानी लाता है, वो एक टैंकी बनाते हैं, वो स्पोर्ट, वो भी पूरा नहीं होता। तो फिर टैंकर माफिया क्या करता है? किसी भी जगह जहां पर थोड़ी सी खेती बाड़ी हो, जहां पर कुदरती यानी वो जमीन बची हुई हो, वो वहां पर जाके ट्यूबवेल लगाते हैं, पानी निकालते हैं, टैंकर में भरते हैं और शहर में लाके बेचते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे जैसे
आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये अंडरस्टूड है कि वहां पर एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, वाटर लेवल श्रिंक कर रहा है, गोइंग डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट ये आता है कि आपको पता है कि 1960 तक, टेंटेटिवली बता रहा हूं आपको, दुनिया में मसनूई खाद नाम की कोई चीज नहीं थी। विच फर्टिलाइजर? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ग्रीन फर्टिलाइजर। ग्रीन फर्टिलाइजर तो ये होता है कि जो घरों में कूड़ा बचा, सब्जी फल के छिलके बचे, चाय की पत्ती बची, जानवरों का गोबर था, आप एक जगह जमा करते गए और आप वो खेत में डाल देते, वो तो नेचुरल फर्टिलाइजर। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ये जो फैक्ट्रियां बनाती है, इसका इस्तेमाल 1960 की दहाई में क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कुदरती तरीके से जितनी फूड पैदा होती थी, वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो नाकाफी हो गए दुनिया की आबादी को फीड करने के लिए। फिर उन्होंने कहा जी अब क्या करें? उन्होंने कहा जी मसनूई खाद लाएं। मसनूई खाद क्यों लानी पड़ी आपको? इसलिए लानी पड़ी कि पहली फसल आप काटते हैं, फिर दूसरी फसल लगा देते हैं, फिर अगली फसल, फिर अगली फसल, तो जमीन कुदरती तौर पर अपनी नेचुरल फर्टिलिटी एग्जॉस्ट कर चुकी है। सॉइल और अर्थ हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, exhausted. Why? Because you are continuously raising crops, intensive agriculture. उमें फरवाद देखें, अभी इस पॉइंट पर है ना, फूड वेस्टेज बाद की बात है। सो आपकी जमीन टेक्निकली, थैंक यू मैं बैरन हो चुकी है। आपको जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं वो ये है कि अगर आप मसनूई खाद ना डालें तो आपकी जो फसल है, जो 30 मन, 35 मन, 40 मन है, वो हो सकता है 10 से 15 मन पे आ जाएगी। चले आप अदा कर लें। और अगर दुनिया की प्रोडक्शन आधी हो जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया की आधी आबादी भूखी मरेगी। सर ये अर्थ की जो फर्टिलिटी है ये कैसे एग्जॉस्ट हो गई है? क्योंकि आप फसल के बाद फसल, फसल के बाद फसल हासिल करते गए। जो एग्रोनॉमी साइंस है, एग्रोनॉमी ये कहती है कि भाई आपने अगर मुसलसल 4 फसलें ले ली हैं तो उसके बाद उस जमीन को 6 माह के लिए, साल के लिए खाली छोड़ दो, उस पर
कंटिन्यू करो। सॉरी जी, वो ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, हाय देयर, डू यू पीपल हेयर मी? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, राइट। सो पॉइंट इज कि कंटिन्यूअस ग्रोथ और कंटिन्यूअस कल्टीवेशन of crops, vegetables, etc. eventually exhausts fertility of soil. एग्रोनॉमी जिस तरह मैंने कहा उसको आप कहते हैं, एक होता है फेलो, एक वर्ड होता है FALLO, फेलो। इसका मतलब होता है जमीन को खाली छोड़ना, फेलो लैंड, कि भाई उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर नाइट्रोजन है जी, उसके अंदर फास्फेट है जी, फलां चीज है। जिस तरह आप देखते हैं कि नाइट्रोजन खाद जी, फास्फेट खाद जी, ये क्या है? ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के अंदर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। आई मीन थोड़ा सा अगर आप लिबर्टी दें मुझे, तो कल हमने अभी पॉपुलेशन ग्रोथ का वो पढ़ा था, तो वो रूरल एरियाज के अंदर वो इवन वुमेन को ये बताते हैं कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 years after the birth of one baby till the birth of next baby, क्योंकि वो माँ जचा और बच्चा दोनों की सेहत के लिए वो चीज खतरनाक होती है। देन यू टेक अनदर एग्जांपल, ब्रायलर। ब्रायलर भी पता है आपको कब आया? 1960 की दहाई के बाद। क्यों आया? कि दो चीजें होती हैं, जो कुदरती तरीके से आप फसल उगाएं या जानवर उगाएं ना, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कुदरती तरीके से। अब देसी चूजा तो 1.5 साल से पहले खाने वाला नहीं होता, ये कम से कम साल से पहले। ब्रायलर आप बना लेते हैं जनाब, मतलब 6 हफ्तों के अंदर वो तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर तो कह देते हैं ना जी, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक कहना बड़ा एक क्या कह लें कि लोगों का यकीन बहाल रखने वाली बात है। अगर ये भी ठीक है तो ब्रायलर और देसी की कीमत में इतना फर्क क्यों है? अब डॉक्टर मानना शुरू हो गए हैं कि असल घी सिर्फ देसी घी ही है या मक्खन ही है। डालडा कब बनाना पड़ा? अच्छा, ये मैं 60-70 का जो है बोल रहा हूं, इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, कि 1830 में दुनिया की आबादी हुई, 1830 1 बिलियन, 1930 2 बिलियन और 1975 4 बिलियन। अब आप देख सकते हैं, मैंने मैसेज किया आपको कि 1830 में 1 बिलियन थी, 1930 में 2 बिलियन हुई। 2 बिलियन का मतलब है कि डबल हो गई। कितने साल लगे? 100 साल लगे। और अगला डबल कितने सालों में होने जा रहा था? जस्ट इन 45 ईयर्स, जस्ट 45 ईयर्स। ये वो टाइम स्पान है कि जब दुनिया में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर आई, डालडा घी आया, ब्रायलर फार्मिंग आई, और जो ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले बीज हैं वो आए, जिसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं अपरेंटली, या मैं लिख रहा हूं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये याद दिलाइएगा मुझे, जो बेसिक मैंने आपको वो कहा था ना जार्गन, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन से आपकी आगाही जरूर। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसी दौर में 1960 की दहाई में जब ये थ्रेट आई कि जी दुनिया, जाहिर है अगर आप खाद्य ना डालते, चीजें ना करते, तो दुनिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो वही रहनी थी जो पहले थी। आबादी आप देखें, मतलब 1 अरब से आप कह लें 4 अरब की तरफ जा रही थी। तो फिर ऐसा बीज बनाया गया
जो जल्दी ग्रो कर जाता हो। मसलन आप जाए मार्केट जाए तो वो आपको ना फार्मी, जिसका नाम ही फार्मी है, मसलन आप जाते हैं तो आप कहते हैं ये खरबूजा मीठा होना चाहिए, वो फिर आपको कहेगा साहब जी ऐसे करें कि देसी ना ले, ऑर्गेनिक ना ले, कौन सा ले, फार्मी। फार्मी गारंटेड है कि मीठा निकलेगा। क्यों? उसके बीज के अंदर उन्होंने ऐसी इंप्रूवमेंट की होती है कि जिससे वो गारंटी से मीठा ही निकलेगा। अब उससे प्रोडक्शन तो बड़ी है लेकिन क्वालिटी वो नहीं रही। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप देसी घी का पराठा खाएं, सालन में देसी घी डालें, रोटी पे लगा के खाएं और उसके मुकाबले में आप डालडा खाएं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है जी। साइंस ये प्रूव करती है। आप ब्रायलर चिकन रोज खाते रहे, हफ्ते के बाद एक दिन आप जरा देसी खा के देखिए, यू इमेजिन द डिफरेंस। अभी ये बकरी ईद आने वाली है, आप जानवर ज़िबा करेंगे तो उसका गोश्त जो है वो सारा साल नहीं आपने खाया होता। रीजन क्या है? वो हेल्दी एनिमल का होता है, वो आपने खुद खरीदा होता है। उसके बीमार होने का, उसके लागर होने का, मार्केट से तो जो आके आप जो खरीदते हैं वो पता ही नहीं होता बकरे का है कि बकरी का है। बकरी भी वो जो मरने वाली होती है वो ज़िबा कर देते हैं। गाय भैंस जो मरने के करीब पहुंचती है, बच्चा देना भी बंद कर देती है, आप उसे ज़िबा करके खा जाते हैं। सो दीज आर दोज एलिमेंट्स which have made abnormal population growth a real basic most problem of the world. Had it not been the case, यूरोप वाले आबादी बढ़ा रहे होते। आबादी को किस चीज ने रिप्लेस किया? एक टाइम था जब आप कहते थे कि जी ह्यूमन रिसोर्स है ये। मान लिया आज भी आप अपनी आबादी को पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस ह्यूमन रिसोर्स को आपने जिंदा कहां से रखना है, उसे खिलाना क्या है, उसे पिलाना क्या है, उसको सांस लेने के लिए आपने कौन सी चीज देनी है। यू नीड टू थिंक दिस। नेक्स्ट एलिमेंट सुनिए, जब आप खाद डालते हैं, नहीं नॉट पॉपुलर, नो मोर अपॉर्चुनिटी, नो मोर। देखिए पॉपुलेशन भी दो तरह की होती है। पॉपुलेशन रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी वो बनती है जिसके पल्ले कुछ हो, जिसके पास कोई स्किल हो, जो चीज को खरीदे, कंज्यूमर बने, प्रोड्यूसर बने। अब जो जाहिल, मसलन आप ये सोचिए कि जो औरत इशारे के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही होती है, एक बच्चा उसने उठाया होता है और वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है, आपने कभी सोचा है उन दोनों बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? और फिर आप अपॉर्चुनिटी तब कहें अगर आप पॉपुलेशन को सरवाइव तो करने दें पहले। वो सरवाइव कहां से करेगी? आपको पता है कोविड के पीछे जो एक अपॉर्चुनिटी जिस पर मैं भी कायल हूं, वो ये है कि इन्होंने ग्रेजुअली दुनिया को कायल मायल करके तो दुनिया की एक बड़ी आबादी को ये वाइप आउट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? वो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दिस पॉपुलेशन इज टू मच। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, हाउ मच इज टू मच? व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, they call it, it's already too much, sir. It's already too much. You take the example of China. China ने 1979 में दुनिया की तारीख का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट किया, और वो लॉ पता क्या था? 1 couple 1 child. उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा जुल्म है। उन्होंने कहा जी जुल्म है तो एक नस्ल को तो ये कुर्बानी देनी पड़ेगी जी। उन्होंने पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा जी अगर ये आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे पास ये चीजें जो मैंने की है कि पीने का पानी नहीं होगा, सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी, एग्रीकल्चर के लिए जमीन नहीं बचेगी। जी आप क्या कर रहे हैं? फिर क्या होता था, अगर प्रेगनेंसी हो गई है एक बच्चे के बाद, वो फोर्स्ड
एबॉर्शन कर देते थे। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था। लेकिन आप देखिए चाइना जो कि कम्युनिस्ट मुल्क है, अमेरिका, यूरोप, चाइना की हर चीज पे तनकीद करते हैं कि जी आपके उस इलाके में मुसलमान रहते हैं, आप उन पे जुल्म करते हैं, आप फलां करते हैं, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है। बट दे हैव नेवर क्रिटिसाइज्ड देयर पॉलिसी ऑफ वन कपल वन चाइल्ड। क्यों? उनको पता था भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तो इनकी मेहरबानी की इन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है। वाई देयर काइंडनेस? बिकॉज धुआं जो एक जगह से निकलता है, पैदा होता है, फिजा में जाता है, वो धुआं पाकिस्तान में से निकले या अमेरिका में से, इवेंचुअली दुनिया का इकोसिस्टम तो एक ही है ना, उसको डिस्टर्ब करेगा, गो के पाकिस्तान को ज्यादा करेगा। सो उन्होंने, आप हैरान होंगे, चाइना को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन फोरम है उन्होंने गोल्ड मेडल दिया कि आपकी मेहरबानी, आपने इतना जबरदस्त, हालांकि ये अनह्यूमन था, ये गैर इंसानी फेल था। मतलब ठीक है जी, आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, चलें आप पहले 2 की इजाजत दें, फिर ग्रेजुअली 1 पे लाएं। और 2016 में जाके उन्होंने अपनी ये पॉलिसी रिलैक्स कर दी है कि जी ठीक है, यू कैन हैव 2 बेबीज। और आपको पता है उसका रिजल्ट क्या निकला है कि वो चाइनीज कौम कन्विंस हो गई है, वो कहते नहीं जी बच्चा एक ही ठीक है। क्यों? अब जो बर्थ ऑफ बेबी है हमारे यहां तस्वर उसका मुख्तलिफ है। हम कहते हैं जी अल्लाह मालिक है जी, रिज़्क अल्लाह ताला की जात ने देना है जी, खाने के लिए एक मुंह लाता है, 2 हाथ भी तो लाता है कमाने के लिए। अब उनको ये नहीं पता कि वो 2 हाथ बेकार रहेंगे अगर आगे अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो चाइनीज ने, या जो उनका माइंडसेट है, वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, बच्चा पालना आज से 20, 30, 40 साल पहले और रिक्वायरमेंट थी, आज के दौर की रिक्वायरमेंट और है। मिसाल के तौर पे आप लोग भी हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन में कॉपी पेंसिल से पढ़े होंगे, लेकिन आज अगर आपका बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसे टैब चाहिए, उसे लैपटॉप चाहिए, उसे इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। इसे क्या कहते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड हैज राइजन अप। आज से 20 साल पहले जो चीज लग्जरी थी अब वो फैसिलिटी है, जो चीज फैसिलिटी थी वो बेसिक नीड बन चुकी है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, आपका बच्चा अगर एक आम स्कूल से ही पढ़ के आ जाएगा तो खैर है, तो फिर आपका बच्चा उन लोगों को कंपीट नहीं कर सकेगा जो टैब और लैपटॉप से पढ़ के आए होंगे। वो फिर वही प्रॉब्लम आती है, बीए कर भी जाता है तो इंग्लिश का एक पैरा नहीं लिखना आता। वो झगड़ा यहां पे तो आगे लोग कहते हैं जी 1 महीने में हमारी इंग्लिश ठीक कर दे। भाई 14 सालों में नहीं आपने ठीक मैं 1 महीने में कहां से कर दूं? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। सो चाइना की मैं बात कर रहा था, तो चाइना ने कैलकुलेशन ये रिलीज की है कि अगर हम 1 कपल 1 चाइल्ड की पॉलिसी ना अपनाते 1979 में से लेके 2016 तक, तो हमारे यहां 40 से 45 करोड़ मजीद आबादी आ चुकी होती। और यही वजह है कि वो 79 से 1 कपल 1 चाइल्ड पे आ गए। तो इंडिया ये 2020 या 2023 में इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बाकी सब वो नारे लगाते रहते हैं जो कि जी वो इकोनॉमी वाइज उनके ऊपर कोई नहीं बराबर, एक चीज में क्रॉस कर जाएगा, और वो चीज क्या है? पॉपुलेशन। यू नो व्हाट इज पॉपुलेशन कॉल्ड? इट्स कॉल्ड ग्रेजुअल बॉम्ब। ग्रेजुअल बॉम्ब। मैंने आपसे कहा ना कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, दूसरा वो कहते हैं पॉपुलेशन बॉम्ब। अब अगर आप बॉम्ब का वर्ड लिखते हैं, ये मैंने लिखा, तो ये जब बॉम्ब का वर्ड हम बोलते हैं ना तो बी साइलेंट होता है, बम ना कहा करें,
ये नॉनसेंस होता है, बम फट गया, बॉम्ब। अब बॉम्ब को मैं उल्टा करके लिखता हूं, बी साइलेंट है, इट बिकम्स मॉब। मॉब क्या होता है? लोगों का एक झुंडगट्टा, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना। तो वो कहते हैं मॉब इज स्लोअर देन बॉम्ब बट इट इज एज डेडली। ये भी उतना ही हलाकत खेज है। आप जितने भी आर्ग्यूमेंट दें, अब दौर गुजर चुका है, वो हंसेंगे, वही फिर आपका मैजिकल सॉल्यूशन है। वो कहते जी अच्छा, अगर आप समझते हैं कि ये नौज बिल्लाह, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा कि जी अल्लाह मालिक है, तो फिर आपके मुल्क के अंदर ये पीने का पानी कहां गया? आपने सोचा है कभी आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में पीने का पानी कीमतन फरोख्त हो रहा है? क्यों फरोख्त हो रहा है? क्योंकि ये, हाँ, जो बात मैं कर रहा था जहां से क्वेश्चन आ गया, जब आप मसनूई खाद डालते हैं ना खेत में, तो वो चूंकि अननेचुरल है, तो वो खाद ग्रेजुअली नीचे पेनिट्रेट कर जाती है, और वो नीचे पेनिट्रेट करके तो पानी के अंदर आर्सेनिक पैदा करती है। ये एक एनवायरनमेंट की इस्तिलाह है, आर्सेनिक। सादा लफ्जों में वो पानी को पोल्यूटेड कर देती है, अननेचुरल है, अननेचुरल। सो जमीन के नीचे वाला पानी सेफ नहीं रहा। कॉन्सेप्ट क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फिर होता है हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। पानी के भी दर्जे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पेट्रोल के दर्जे होते हैं। क्या आप डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, कि हाई ऑक्टेन डलवाते हैं? तो पाकिस्तान के अंदर 80% पॉपुलेशन, आप कभी एक्सपेरिमेंट तो कीजिए अपने इलाके में, वो टेस्ट कीजिए, उसका जो TDS है, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, TDS टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, यानी पानी में जो मुख्तलिफ किस्म के नमकियात होते हैं वो किस मकदार में पाए जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप जो अंधाधुंध पानी पी रहे हैं, पी तो आप रहे हैं, वो असल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इट इज अ बिटर रियलिटी। उसके नतीजे में क्या हो रहा है? आपके यहां हेपेटाइटिस फैल रहा है, आपके यहां पेट की बीमारियां फैलती हैं, आपके यहां लोगों की कुव्वते मुदाफियत कम होती है। अब आप ये देखें, आजकल जो झगड़ा है, ये बात जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, आज ये आगे आपके कोविड में का इम्यूनिटी लेवल, इम्यूनिटी किस बला का नाम है? फूड का। इंसान की जिंदगी और सेहत का दारोमदार उसके खून पे या खून खुराक से बनता है। देहाती इलाकों में अभी कोविड इतना नहीं फैला, रीजन उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है। वो वहां गरीब आदमी जो है वो देसी घी के साथ ही रोटी खाता है, वो लस्सी जरूर पीता है रोजाना, वो दूध का गिलास जरूर पीता है, वो जो चाय पी रहा है वो असल दूध की पी रहा है। बज़ाहिर हम उसे गरीब कहते हैं, लेकिन वो कई हवालों में से हम में से अमीर है। अब फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन से जो अगली ट्रबल सामने आई वो बड़ी भयानक है, वो है आर्टिफिशियल फूड। या आप जाते हैं मार्केट से, ओ जनाब हलीब लाए हैं जी हम, वो जनाब ये वाला पैकेट है, आप बड़े मजे से उसकी फिरनी भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, गाढ़ा जो है। अब आपको ये पता ही नहीं कि वो सारे का सारा दूध आर्टिफिशियल है। ये पता है ना आपको, आपकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। एक डब्बे वाला दूध सही था, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। आपके वहां जितने दूध बिक रहे हैं ये आर्टिफिशियल मिल्क है। आर्टिफिशियल कैसे है? वो थोड़ा व्हाइट पाउडर डालते हैं, थोड़ा घी डालते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियल उसके अंदर उसकी फ्लेवर डालते हैं, पैक करते हैं और आपको दे देते हैं। आपको खुशी वो जहर लेके घर आ जाते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि जिस दुकान से आप खरीदने गए थे वहां पे 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही थी और सामने वो पैकेट पड़े थे, उसको कुछ नहीं हुआ,
तो घर में तो आप जरा आजकल रात को उबाला दे के दूध आप भूल जाए, किचन में तो फुट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल फूड है। अब आप वो वीडियोस देखते हैं कि वो चावल आ रहा है जी, अंडा आ रहा है जी, 2 जर्दी वाला अंडा आ गया, ये कहां से आ रहा है? ये सारी वो आपकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है कि यार चलो करो, लोगों का पेट भी तो भरना है। अब इन आर्ग्यूमेंट्स के मुकाबले पे आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट दें, फिर लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस्लाम में कहीं फर्ज नहीं करार दिया गया। नबी पाक की हदीस बयान की जाती है, वो उस जमानो मकान के हवाले थी। उस वक्त का दौर ऐसा था कि अभी मुसलमानों की तादाद नहीं बढ़ी थी, यहूदी थे वहां पे, इनफाइडल थे, सारे रहते थे। कुरान का हुक्म है कि माएं अपने बच्चों को 2.5 साल तक का अरसा है दूध पिलाएं। एंड अ वुमन हु इज फीडिंग अ चाइल्ड, इट्स वेरी रेयर दैट शी मे बिकम प्रेग्नेंट अगेन। अब आप उस आयत का हवाला तो देते नहीं है कि जी ये कहा गया है। फिर इस पर इज्तिमा, मतलब अगर आप ये समझते हैं कि आपने बड़ी उम्मत बनना है, तो आप दूसरे नंबर पे तो आ चुके हैं। लेकिन आप दूसरे नंबर पर जो आए हैं, आप देखें आपका हशर क्या है। करप्ट मुल्कों की लिस्ट आती है, मुसलमान मुल्क टॉप पे होते हैं। इलिटरेट मुल्कों की मिसाल सामने आती है, मुसलमान मुल्क टॉप पे होते हैं। मेल फीमेल रेशो की कल मैंने आपसे बात की, दुनिया का एक भी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जहां की वुमेन मेल से ज्यादा। यहां पर आपका ईमान नहीं जागता। आपका ईमान किस चीज पर जागता है? आबादी वाले इशू। तो वो भी को फर्ज नहीं करार दिया गया। जब आपका दीन आपको ये हुक्म देता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो आप फी जमाना 16 साल की एजुकेशन कंपलसरी है। 5 साल की उम्र में वो पढ़ने गया बच्चा बच्ची, तो 21 डिले इन मैरिज, चाइल्ड मैरिज का के बारे में आप क्यों नहीं वॉइस रेज करते? सो ये ऑन पर्पस मुसलमान ममालिक को जिन बहसों के अंदर उलझाया गया है, उनमें से ये एक है। मैं आपको एक बड़ी बिटर एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में अब आपने देखा होगा कि मौलवी इश्तहार पे आते थे टीवी पे, जिसमें वो कहते थे कि जी बच्चा जी ठीक है जी, 2 ही होने चाहिए, कम होने चाहिए। हर मसलक का मौलवी साहब जो है ना, वो टीवी पर भी आए और अखबारों पर भी आए और बैनर भी लगे सड़कों पर। तो अब आपसे मैं सीक्रेट रिवील कर रहा हूं, वो मेरा पॉपुलेशन पीएचडी का थीसिस इसी टॉपिक पे था। तो मैंने ये एडवाइस किया था पॉपुलेशन के शोबे को। बाय चांस वो मेरा शागिर्दी है जो डील करता है इसको। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुनाओ भी। कहता सर बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो मैंने कहा कोई अहम बात? कहता इस सब मौलवी इस बात पे राजी हैं। क्यों राजी हैं? कि उन कमर्शियल्स के मौलवियों को पैसे मिलते। कोई मीर माइकल लाल मेरी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। ये यूट्यूब पे चला जाएगा, सबको पैसे मिलते हैं। मैंने कहा कोई अहम बात बताओ। कहता सर जो शुरू में रिलक्टेंट थे या जिनसे हमने शुरू में राब्ता नहीं किया था, वो अब हमसे राब्ता करके कहते हैं कि हमें भी रिकॉर्ड करो, हमारे भी ख्यालात यही हैं, बस हमारी फोटो चलाओ, हमारी वीडियो चलाओ, हमारा भी इश्तहार बना के चलाओ और हमें पैसे दो। I am very sorry to say, but this is true. दुनिया में सबसे बड़ी चीज, दुनिया की हर चीज धंधा है। इंडियन मूवी का डायलॉग है, मजहब से बड़ा धंधा कोई नहीं है। ये सब जो सेक्टेरियन वायलेंस फैलाना होता है, किस मसलक की इंसल्ट करनी है, ये सब जो है ना स्क्रिप्ट, यहाँ ईरान से आता है और यहाँ सऊदीया से आता है। क्यों? उन दोनों की आपस में लड़ाई है। लड़ के हम यहां हल्कान हो जाते हैं। Sooner or later you will, I'm sorry, आप में से अगर कोई अहले-तशी होगा तो वो ईरान, मतलब देखिए ना, ईरान के जनरल को उन्होंने मार दिया, गलत किया, जुल्म किया अमेरिका में। एहतजाज कहाँ होता है? पाकिस्तान में। तो जब किसी कोई और जगह मारा जाता है तो फिर आप एहतजाज क्यों नहीं करते? तो पाकिस्तान में बहुत बड़े लोगों की तादाद है जिनकी
एफिलिएशन ईरान से ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान से ज्यादा सऊदीया के साथ है। अमेरिकन लॉबी भी है, इंडियन लॉबी भी है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, जिनको पाकिस्तान से ज्यादा दर्द इंडिया का है। बट दिस इज हाउ इट इज। सो पॉपुलेशन, अब जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ उस वक्त आपकी थिंकिंग और आपके आइडियाज और होंगे। मैं आपसे आर्ग्यू कर रहा हूं, आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। आबादी बढ़ती रहे, रोजगार आ जाएगा, आप उन्हें तालीम दे, सारा कुछ करें, बट यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एनवायरनमेंट। जमीन का क्या बनेगा? आप देखिए पाकिस्तान में सालाना 5 लाख घर बनता है, बड़ा मुहताज सा अंदाजा है, 5 लाख घर। हाँ जी, रिकमेंडेशन की तरफ भी आते हैं, यार पूरा डिस्कस करो पहले, कोई बात। अब आप ये सिर्फ कीजिएगा अपने तौर पे कि 5 लाख घर 5-5 मरले के बने, तो कितने लाख हो गए? 55। अब वो मैं क्या है उसको कहते हैं, आप रोमन में लिखूंगा, 55 लाख मरले आपके किस चीज की नजर हो गए? रेजिडेंशियल कॉलोनियों की, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, 55 लाख मरले। आप समझ लीजिए, हम कहते हैं जी 5 लाख नहीं, आप 4 लाख कर लें, 4 को भी कर लेंगे तो भी क्या होगा? 20 लाख मरले। अब आप तसव्वुर करें कि 20 लाख मरले, वहां पर पहले खेती बाड़ी हो रही है, फसल उग रही है, दरख्त उग रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं। अब वहां पर सिर्फ घर बने हैं, सड़कें बनी हैं, मार्केटें बनी हैं, फर्दर बिजनेस एक्टिविटी हुई है। तो ये लिमिट कहां पर जाकर रुकेगी? डोंट यू थिंक कि फिर टाइम इवेंचुअली आ जाएगा जब पाकिस्तान, मतलब खत्म तो नहीं होती कोई चीज इतनी जल्दी, फिर क्या होगा? फिर जो गंदम में आप खुद कफील हैं, ये गंदम आप बाहर से मंगवाया करेंगे, चावल भी बाहर से मंगवाएंगे। कभी किसी ने सोचा था पीने का पानी कॉस्टली होगा, कीमतन बिकेगा? अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो मैंने 10 साल पहले की थी कि पाकिस्तान में टाइम आएगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर बिका करेंगे, अब वो टाइम तकरीबन आ चुका हुआ है। न्यू दिल्ली के अंदर ऐसे कैफे बने हैं कि उन कैफेज में आप जाते हैं, वो आपको एक मास्क लगाते हैं, प्योर ऑक्सीजन होती है, और वो घंटे के कोई 150 रुपए 200 रुपए आपसे लेते हैं। यानी अब आप ऑक्सीजन भी फॉर सेल हो चुकी है। रीजन इज वन, दैट इज पॉपुलेशन। अभी इस टॉपिक में टाइम चूंकि खात्मे की तरफ जा रहा है, बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, तो इससे पहले भी मेरा इसी चैनल पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको सुनिएगा जरूर, इसको प्रिपेयर जरूर करें, ये आपके पाकिस्तान अफेयर का कंपलसरी है, और इसने पॉपुलेशन के फैक्ट्स एंड फिगर्स और आइडियाज ने कॉवर्ड में भी जाना है, इन्होंने पॉवर्टी में भी जाना है, इन्होंने इकोनॉमी में भी जाना है, और इन्होंने टेररिज्म में भी जाना है। यानी एक बेसिक चीज है आपकी, फ्यू बेसिक थिंग्स इन CSS, इसमें से पॉपुलेशन एक है। डाटा भी, ये छुट्टी आ रही है तो मैं इसका डाटा भी अपलोड करूंगा। मतलब सादा आपको बता देता हूं, पाकिस्तान जब बना था तो ये इट वाज 30 मिलियन कंट्री, 30.25 कर लेना, ये इतने का मुल्क था। अब ये कितने का है? 2200 मिलियन का मुल्क हो चुका है ये। यानी जो आबादी 1 थी वो 7 हो गई है पाकिस्तान में। तो ये बात ज़हन में रखें, आप कुछ भी कर लें, पीने का पानी कहां से आना है? बारिश के पानी से, और बारिश के पानी ने जमीन में जाना है तो उसको हमने पीना है। लेकिन अगर देखें ना, ये बिल्डिंग जिसमें मैं बैठा हूं, यहां पर कभी खेत होगा, तो अब इसके हिस्से का पानी जो पहले जज्ब होता था वो अब सीवरेज सिस्टम का हिस्सा बन के शहर से बाहर निकल जाता है। इस्लामाबाद में भी वाटर क्राइसिस आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका में तो एक शहर टोटली अबंडन हो गया, क्या जी? पानी नहीं है, पानी नहीं रहा।
सॉल्यूशंस इसके ये हैं कि आपको पाकिस्तान, अच्छा अब ये है कि दुनिया में आबादी बढ़ कहां पे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम दुनिया ऑन टॉप है। दुनिया के बड़े जो ममालिक हैं, मसलन पाकिस्तान जब बना था तो ये 14वें नंबर पे था, ये 5वें पे आ गया, चौथे पे भी आपका एक मुसलमान मुल्क है इंडोनेशिया, नीचे से आपका एक बरादर मुल्क आ रहा है जो पाकिस्तान को भी काटेगा, वो नाइजीरिया है। आपको इसके मुतालिक मुस्लिम दुनिया में जो आपकी क्लर्जी है, जो आपके पढ़े लिखे मौलाना है, सॉरी 220 सॉरी आई एम सॉरी वेरी राइट 220 मिलियन, थैंक यू नासिर। वो ये कि आपका इसका हल क्या है? इसका हल की एग्जांपल जो आप केस स्टडी दे सकते हैं ना, एग्जांपल जिसको हम साथ लेके चलते हैं, वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश जब हमसे अलहदा हुआ था तो आबादी में हमसे कोई 40-50 लाख ज्यादा था, इतना की था। अब वो हमसे कोई 1.5-2 बल्कि 4 करोड़ नीचे चला गया। अब उनकी आबादी को तकरीबन 18 करोड़ है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ है। दुनिया में सालाना आबादी, ये बड़ा वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, सालाना इजाफा, दुनिया का सबसे बड़ा इजाफा इंडिया में होता है 1,70,00,000। पाकिस्तान का सालाना इजाफा 50 लाख है। तीसरे नंबर पे सालाना बड़ा इजाफा दुनिया का पाकिस्तान में हो रहा है 50 लाख। दूसरे पे चाइना है। चाइना का इसलिए है कि उनका ऑलरेडी पॉपुलेशन साइज इतना ज्यादा है। और मैं आपको एक एस्टोनिशिंग बात बताऊं, थोड़ा सा फर्क रह गया हुआ है उनके सालाना इजाफे में और हमारे सालाना इजाफे में। उनका 0.3% है, तो 1 अरब के मुकाबले में, हाँ नहीं 0.3 बिल्कुल वही, तो वो हमसे कुछ थोड़े से ज्यादा है, थोड़े से, मतलब उन हमारे यहाँ 50 लाख है तो उनके यहाँ को तकरीबन कोई 65-70 लाख इतना, बल्कि शायद 60 लाख। तो आप इमेजिन करें पाकिस्तान तकरीबन उतना इजाफा कर रहा है जितना चाइना कर रहा है, तो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? आपने देखा होगा साकिब निसार के दिनों में उसने कुछ इश्यूज में बात की, मौलाना तारिक जमील को बुलाया गया। अब देखिए तलख हकीकत क्या है कि चूंकि मौलाना को बुलाया गया सरकारी तकरीब में, तो ये अंडरस्टूड था कि मौलाना बयान इसी हक में देंगे कि हाँ यार आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। ये सरकारी मुल्ला होते हैं सारे। तो ये आपकी बांग्लादेश ने यही किया। बांग्लादेश ने अपने उलमा को कन्विंस किया, उन्होंने जुम्मे के खुतबात में लोगों को अवेयर किया। इट इज सच अ वंडरफुल आइडिया। अगर आप इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की बात करें ना, तो मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। ये आर्ग्यूमेंट में इसलिए एक पेट वर्ड रखा है कि आर्ग्यूमेंट ही है जो आपको CSS करवाते हैं। कुछ 30-35 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हर जगह फिट होते हैं। हाँ, घर से 30-35 को करते करते टाइम लगता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है कि साल में 52 जुम्मे आते हैं कम से कम। तो अगर आपके उलमाए कराम मसाजिद से कोई इनफॉर्मल एजुकेशन करें, उन्हें कोई ट्यूटर करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं, तो इट इज इक्वल टू एजुकेशन ऑफ 3 क्रेडिट आवर्स। 3 क्रेडिट आवर के बराबर ये एजुकेशन बनती है। इट्स अ फिलॉसफी ऑफ इस्लाम। क्या आप लोगों को ये बताएं कि फूड कैसे खानी है, सोना कैसे है, दरख्त लगाने हैं। मतलब आपकी मसाजिद में से ये ऐलानात होने चाहिए। आपके मोहल्ले में कोई बंदा बीमार होता है, उसका ऐलान मस्जिद से होना चाहिए कि जी फलां बंदे को इस ग्रुप की जरूरत है, बल्कि वो लिस्ट मस्जिद में पड़ी होनी चाहिए। ये सर्दियां आती हैं, जो भी फालतू कपड़े हैं घर के, मस्जिद का एक हिस्सा वक्फ होना चाहिए। आप कंबल, कलीन, ये जैकेट, तकिए वहां जाके रखें। जिसको जरूरत है वो खुदा के घर में आए, तो रात के वक्त जिसको जरूरत है उसका भी पर्दा रह जाए, जो लेके गया उसका भी पर्दा है जो इसने दिया। ये आपको थोड़ा अपना विजन ब्रॉड करने की जरूरत है। ये जो मौलवी की मोनोपोली है, ये बहुत डेंजरस चीज है। मौलवी कहता है जो भी करना मेरे जरिए करो, मैं तुम्हारे गुनाह भी बख्शवा दूंगा।
सो इसको जो आपकी रिलीजियस क्लर्जी है वो बोले तालीम का हिस्सा, नसाब का हिस्सा बने, यू शुड मेक इट पार्ट ऑफ सिलेबस। जो आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, वो दो कौमी नजरिया और वो नागुज़ीर हस्तियां, ठीक है वो हैं हमारे लिए, तो पाकिस्तान स्टडीज में आबादी को भी शामिल करें, ताकि स्कूल से लोगों के अंदर एक सेंस आए कि यार ये तो बहुत भयानक चीज है। 50 लाख, आप तसव्वुर करें, आपने सोचा था इससे पहले कभी कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? आपका मीडिया रोल प्ले करे। ये देखें 11 जुलाई आया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, मैं भी नहीं लिख सका था इस दफा, तो मैं बड़े बड़े अखबार खोले, किसी ने नहीं लिखा पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, सारे वो उसी में पड़े होते हैं। इमरान खान ने ये कहा, बिलावल ने ये कहा है, उसने ये कहा है, वो बाल की खाल उतार रहे होते हैं, डेवलपमेंटल टॉपिक्स पे कोई लिखता ही नहीं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। मीडिया अपना रोल प्ले करे, डॉक्टर्स आपके रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बंदा या मौलवी की बात मानता है या हकीम की मानता है। वो डॉक्टर्स आपके ये कर सकते हैं कि जो बंदा उनके पास मेडिसिन लेने जाए, मिसाल के तौर पे एक न्यूली बॉर्न बेबी को आप लेके गए या बीवी को लेके गए, तो वो बताए कि भाई अगली बर्थ में कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा रखो, वगरना इसकी जान को खतरा हो सकता है, या जो अगला बच्चा जो पैदा होगा उसको कई मसाइल हो सकते हैं। फिर लोगों के अंदर खुद से अवेयरनेस आए, टीचर्स लेक्चर दें जी, इसका सिलेबस को तो पहले जिस तरह मैंने सिलेबस का कहा, टीचर की बात को कौन फॉलो करता है यार? यहाँ बात मानते हैं आप मिस्ट्री वालों की, मौलवी साहब की, जो वजीफा देते हैं आपको, जो मैजिकल सोल्यूशन देते हैं। इलिटरेट लोगों को हल, बेहतरीन हल जो होता है वो आपकी क्लर्जी होती है। मौलवी साहब का खुतबा बहुत ज्यादा मैटर करेगा, मौलवी साहब खुतबा दें तो उन खुतबों के अंदर वो इन चीज को हाईलाइट करें, इन टॉपिक्स पे बोलें, तो देन यू हो। अच्छा, फिर मैं दुनिया की बात कर रहा था, दुनिया के तमाम एडवांस कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0 है। 0 का मतलब ये नहीं कि वहां कोई नई आबादी आती नहीं है, यानी अगर सालाना वहां 1 लाख लोगों की डेथ होती है तो 1 लाख की बात होती है। फिर जो मॉडरेटली डेवलप कंट्रीज है, लाइक मलेशिया है, इंडोनेशिया है, लाइक कोरिया है, तो वहां पर ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 1% है। लेकिन जो मुल्क ये इंडिया, पाकिस्तान, ये बाकी मुस्लिम वर्ल्ड और अफ्रीकन वर्ल्ड, वहां पर ये बहुत ज्यादा है, 2.5, 2.6, 7, 8, और ये मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये कह के चुप रहते हैं, वो कहते हैं जी हमें पता है आप लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन हम बड़े श्योर हैं कि जो हरकतें आपकी जा रही हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, एक दिन ये खिता जो है दुनिया के नक्शे से जो है, आई एम वेरी सॉरी टू से बट दे आर ट्रू, कहते हैं कि जी आप मिट जाएंगे। और उसमें होगा क्या कि आपका पापा, अच्छा एक मैं आप लोगों को, मेरा लेक्चर सुनते हैं आप, ये आर्टिकल तो आप पढ़ते हैं ना, एक मैं आज आपको ना एक डॉक्यूमेंट्री एडवाइस करने लगा हूं, प्लीज, ये कोई 45-50 मिनट की वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री होम, ये प्लीज जरूर देखिए। अच्छा देखिए, मैं तो आपको वो मुमकिन तरीके बता सकता हूं जिनसे आप सीख सकते हैं। अब होगा क्या कि अपरेंटली आप एक मूवी देख रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट्री का दुनिया की 50 जबानों में तर्जमा हुआ है, पूरी दुनिया इन्होंने फिरी है ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए। और सबसे अहम बात बताऊं, ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए वो जमीन पे एक दफा भी नहीं उतरे, उन्होंने ऊपर से शॉट्स लिए हैं। वो जो मेरा लेक्चर था ना, वो जंगल की दुनिया, वो एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, वो सारा भी इसमें आएगा, और ये इश्यूज भी आएंगे, आबादी का बढ़ना, फ्यूल, एनवायरनमेंट, कुएं खुश्क हो रहे हैं, क्या हो रहा है। और इस टॉपिक पे मैंने वैसे तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन आज वो अल्बेरिया का जो ग्रुप है उसमें मैं अपना वो आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा जो मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे लास्ट ईयर लिखा था, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आज वाला लेक्चर भी हो गया, इससे प्रीवियस लेक्चर भी है। और आप लोगों ने अब ना प्लीज ऐसे लिखने की बजाय ना, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक चीज लिखें, और उस चीज का नाम हमने रखा है
थीसिस स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन। तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वो मुझे लिख के भेजिए, मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, आई विल टेक इट। सर इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का लिखना है? आप कह लें कोई 5 से 6 लाइनें काफी हैं। मतलब क्या 60-70 लफ्ज हो जाएंगे, 100 कर लें आप। एग्जाम में भी सर ये 100 वर्ड्स का यही ऑलमोस्ट यही। और इसको ना खुदा के लिए देखो, मैं आपका टीचर हूं, मेरी पेन को समझो, मेरे जज्बे को समझो कि इस पर खुदारा काम करो। आपको मुश्किल लगेगा, आपका अगर थोड़ा ठहर के करता हूं, आपको शायद मेरी बात अच्छी लगी, यार किस मुसीबत में डाल दिया, हम आसानी के लिए गए थे। लेकिन अगर आप ये मेरी बात माने, 5-7 चले, ऐसे तो फिर 1000 वर्ड का कहता था, अब इंट्रोडक्शन तो 100 लफ्ज का है ना, ये प्लीज लिखो। और ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। आप लोग इसको कवर कर गए, बाकी आप घोल के पीजोगे हर चीज को। और प्लीज लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो जी। कोई और सवाल? सर इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपने कहा कि आप जनरली पहले बोलो, फिर डायरेक्ट जनरल टू स्पेसिफिक होके आओ। हाँ तो जी, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में जो थीसिस स्टेटमेंट में, उसमें तो हम ऐसे का कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें। लेकिन वो आप यूं करेंगे ना, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आपने जो जनरल स्टेटमेंट लिखनी है ना, उससे इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गया, तो उसके एक फिक्रे के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट पे आओ। थीसिस स्टेटमेंट लिख के भी आप एक मजीद और फिक्रा भी लिख सकते हैं। बात वही है, मुझे लिख के भेजो तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या कमी करनी है, क्या इजाफा करना है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं अब ये भी सोच रहा था कि मैं आपको ना एक टाइम दे दूंगा, जैसी आपकी तहरीर मुझे आएगी, मैं मतलब रात के वक्त जाग रहा होता हूं, तो मैं आपको कहूंगा जी इतने बजे ना, उस वक्त आप मुझे कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, मैं उधर से पढ़ रहा हूँ, आपके सामने भी खुला होगा, मेरे सामने भी खुला होगा, तो मैं आपको ना ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूंगा कि यार इस लफ्ज की जगह ये लाओ, इस फिक्रे की जगह ये लाओ। होप कि आप अग्री करेंगे मेरे से। थैंक यू सर। सर ओके, थैंक यू। सर ये फिगर्स के बारे में पूछना था कि वो जो आपका पॉपुलेशन का लेक्चर पड़ा है यूट्यूब पे, उस पे वो फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं ये पॉपुलेशन के, उसमें मिल जाएंगे? आर्ग्यूमेंट्स तो मिल जाएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स ना मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, आपके फेसबुक पे हाँ, वो मेरे आर्टिकल्स में मिल जाएंगे आप। सर आपके फेसबुक पे एक मैसेज भी है सर, पॉपुलेशन कह रहे हैं, एजुकेशन पे सर लिखा था ऐसे, उसको सर काइंडली चेक कर लीजिएगा। वो आज, अब कल संडे है ना, तो आज चेक करो। ठीक है सर। सर आपके आर्टिकल्स कहाँ पड़े होंगे? मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे। सर काइंडली हाँ बोले। काइंडली एकेडमी की एडमिनिस्ट्रेशन से आप वो पैचअप कर लें कि जब आपका लेक्चर हो तो लाहौर के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। मैं आपको अपने दावे पे कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को, आप आए, जरूर आए, हर हाल में आपको एंटरटेन करेंगे, लेकिन बस इसको ज्यादा पब्लिसाइज ना करें। ओके सर, थैंक यू क्या सर। 4-5 लोगों को हम 6-6 क्या 10-10 फुट पे बैठा सकते हैं यहाँ पे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, गुड लक।